हेलो एवरीवन, मैं जी शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट को लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है कंडीशन कि आपके कोन के थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हो। तो चलिए लिखिए कंडीशन फॉर अ कोन to have three mutually perpendicular generators. लिखिए द इक्वेशन ऑफ कोन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल्स टू 0 will have three mutually perpendicular generators if a plus b plus c equals to 0। तो क्या कह रहा है आपसे, जो आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ कोन है वो क्या रहती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोइफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर अगर ये वैल्यू दे इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो आपके जनरेटर ऑफ कोन है वो कैसे रहेंगे, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रहेंगे। याद रहेगा पक्के में। ये भी नोट पे लिख लीजिए। इफ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू म्यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0 represent a cone, then it may have three mutually perpendicular generator if a plus b plus c equals to 0। तो अब जो पहला इक्वेशन है ये कौन कौन सा होता है, जिसका वर्टेक्स कहां पे हो, 0 0 0 पे हो, क्योंकि देखिए 0 0 0 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसका वर्टेक्स 0 0 0 पे ना हो, कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनता है फिर हमारा, तो ये भी कौन रिप्रेजेंट करेगा थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, कब, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0। तो चाहे इस फॉर्म में इक्वेशन हो, चाहे इस फॉर्म में इक्वेशन हो, या सादी कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई हो, हर एक टाइप की जो इक्वेशन रहती है वो रिप्रेजेंट करेगा थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए। याद रखेंगे पक्के में। और एक कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर अ कोन, कंडीशन फॉर अ कोन टू हैव थ्री म्यूचुअली
परपेंडिकुलर tangent plane. The cone ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy equals to 0 will have three mutually perpendicular tangent plane if BC plus CA plus AB equals to F square plus G square plus H square. तो देखिए आपको क्या कह रहा है, आपके थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर रहेंगे कब, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाए 0, और थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन रहेंगे कब, जब b इंटू सी प्लस सी इंटू ए प्लस ए इंटू बी इक्वल रहे एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से. तो ये दो कंडीशंस आपको कर लेना है याद. और चलिए अब हम देखते हैं इनके ऊपर के क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है. इफ right circular cone has three mutually perpendicular generator, then the semi-vertical angle is tan inverse of root 2. पहले तो चीज सबको राइट सर्कुलर कोन याद है, एक ऐसा कोन जो अपने एक्सिस के साथ और जनरेटर दोनों के बीच में इक्वल एंगल बनाता है, उस कोन को हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन. तो जैसे ये हो गया एक्सिस ऑफ कोन, ये हो गया उसका जनरेटर. तो जितने भी जनरेटर है ये सब कितना एंगल बनाएंगे, अल्फा. किसके साथ, एक्सिस के साथ. तो ये क्या बनता है, राइट सर्कुलर कोन बनता है. याद है सब लोगों को. अब एक चीज जो आपको याद रखना है, जनरल इक्वेशन जो राइट सर्कुलर कोन की होती है वो क्या होती है. जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस. अगर मैं एक राइट सर्कुलर कोन जेड एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करूं, यानी सिमेट्रिक हो अलोंग जेड एक्सिस आएगा, तो इस टाइप के जो आपके राइट सर्कुलर कोन होती है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर. याद रखेंगे किसके अलोंग सिमेट्रिक है, जेड एक्सिस के अलोंग. तो tan स्क्वायर अल्फा किसके साथ आया, जेड स्क्वायर के साथ आया, जहां पे अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन. सेम चीज आप दूसरे एक्सिस के साथ भी ले सकते हैं. जैसे ये एक्स हो गई, ये जेड हो गई, और ये एक्सिस को मैं ले लूंगा वाई एक्सिस, और अगर मैं कोन को ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके से. अब बताइए ये कोन किसके अलोंग सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अलोंग. तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर. तो बताइए लास्ट वाला आप लोग आराम से बता सकते हैं. अगर ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और मैं सिमेट्री बना दूं अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर. तो ये होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ कोन, जो कहां से पास हो, ओरिजिन से, जिसका वर्टेक्स कहां पे हो आपका, ओरिजिन पर, और वो किसी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक हो. हमें कह रहा है यहाँ पे थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर है इसके, है. तो हम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर लेने के लिए हमको कुछ भी यहाँ पे वर्टेक्स वगैरह कुछ भी मेंशन किया हुआ है क्या, नहीं. तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे कि जिसका वर्टेक्स कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, और सिमेट्री हो अलोंग जेड एक्सिस. वैसे आप इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ले सकते हैं, मैं पहला वाला ले रहा हूं, याद रखेंगे. तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ
राइट सर्कुलर कोन इज क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर, जहां पे अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन आएगा। तो दैट इज क्या बनी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे प्लस इधर गया माइनस, tan स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हमें पता है कि अगर किसी भी कोन के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हो तो क्या कंडीशन होती है, पता है क्या, तो आप लिखेंगे वी नो दैट अ कोन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gxz या zx प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0 हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर if a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। बताइए यहां पे क्या वैल्यू है, हियर a के जगह a क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, b रहता है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है 1, c रहता है कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर कितना है tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे f g और h तीनों की वैल्यू क्या है 0, लेकिन हमें लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। हमारा जो गिवन राइट सर्कुलर कोन है इसके पास क्या है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, तो आप लिखेंगे एज गिवन राइट सर्कुलर कोन हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, देयरफॉर क्या मिलना चाहिए आपको, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिलना चाहिए 0, a कितना है 1 प्लस b कितना है 1 प्लस c कितना है माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस tan स्क्वायर अल्फा, टेकिंग स्क्वायर रूट tan अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी रूट 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी tan इनवर्स ऑफ रूट 2। और यही प्रूव करना था आपको कि आपका सेमी वर्टिकल एंगल कितना आ जाए tan इनवर्स ऑफ रूट। प्रूव कर दिए, आसान था क्वेश्चन। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज 3 म्यूचुअली perpendicular tangent planes, then the semi-vertical angle is tan inverse of 1/√2। फिर से यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन हो, तो आपको बताना है कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है tan इनवर्स ऑफ 1/√2। फिर से मैं कोई भी आपका स्टैंडर्ड वाला राइट सर्कुलर कोन ले सकता हूं, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर, वेयर अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन आएगा। तो दैट इज क्या बनी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इधर गया माइनस tan स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गया यहां तक। अब बताइए क्या पता है आपको, वी नो
दैट क्या पता है आपको, द कोन ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy equals to 0 will have three mutually perpendicular tangent planes if क्या रहती कंडीशन, बी सी दो दो का सेट बनाओ, ए सी प्लस ए बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हियर बताइए ए कितना है, ए एक्स स्क्वायर तो आ गया 1, बी वाई स्क्वायर तो बी आ गया 1, सी जेड स्क्वायर तो सी की वैल्यू आ गई माइनस tan स्क्वायर अल्फा। फिर क्या रहती है यहाँ पे वैल्यू, अगली रहती 0 वाई जेड प्लस 0 जेड एक्स प्लस 0 एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई की टर्म नहीं है, यानी उनके कोएफिशिएंट क्या है 0, तो 2g की वैल्यू भी 0 है तो g आ गया 0, 2f की वैल्यू 0 तो f भी आ गया 0, 2h की वैल्यू 0 तो h भी आ गया 0। समझा ना, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई इनकी टर्म नहीं है तो उनका कोएफिशिएंट क्या है 0। आपसे कह रहा है आपका राइट सर्कुलर कोन के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन है, तो आप लिखेंगे एस कोन 1 हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर tangent planes, therefore आपको क्या मिलेगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, इसकी वैल्यू आनी चाहिए एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो बी इंटू सी तो आएगा 1 इंटू माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस ए इंटू सी 1 इंटू माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस ए इंटू बी 1 1 जार 1 इक्वल टू एफ का स्क्वायर 0, जी का स्क्वायर 0, एच का स्क्वायर 0। तो क्या मिला आप लोगों को, यहाँ पे 1 जैसा था वैसा यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा मतलब माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा, इधर जाएगा तो प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1/2 टेकिंग स्क्वायर रूट tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगे 1/√2, तो अल्फा मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√2। और यही प्रूव करना था आपको कि आपका सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ 1/√2। तो आप देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको इससे पहले यूपीएससी में पूछा हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, इफ x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/3 represent one set of 3 mutually perpendicular generators of the cone 5yz minus 8zx minus 3xy equals to 0. Find the equation of other जनरेटर्स ऑफ कोन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर है जो इस कोन को जनरेट करते हैं। कह रहा है उसमें से एक की इक्वेशन आपको दी हुई है, बचे 2 की इक्वेशन आपको निकालना है। अब आपको प्रोसीजर याद करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे
द गिवन जनरेटर इज, क्या है पहला, x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3। इक्वेशन नंबर 1, द गिवन कोन इज, कोन की वैल्यू क्या है, 5yz माइनस 8zx माइनस 3xy इक्वल टू 0। आ गया। अब आप देखिए, आपको बोल रहा है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर है, तो पकड़ लो ये हो गया हमारे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। ये पहला वाला जनरेटर मुझे दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये दूसरे जनरेटर और तीसरे जनरेटर को यूज करके बना लूंगा एक प्लेन। क्या करूंगा मैं, जो बचे हुए 2 जनरेटर है उनको यूज करके मैं क्या बना लूंगा, एक प्लेन बना लूंगा। समझ में आया, पक्के में समझा। मैंने क्या करने वाला हूं यहाँ पे, ये पहला जनरेटर हो गया, दूसरा जनरेटर हो गया, ये तीसरा जनरेटर हो गया। इनको यूज करके, जो दूसरा और तीसरा जनरेटर है, इनको यूज करके मैं क्या बना लूंगा, एक प्लेन बना लूंगा। तो आप लिखेंगे कंसिडर द प्लेन दैट contains both the remaining perpendicular generators। तो आपने क्या किया, एक प्लेन बना लिया जो बाकी के दोनों जनरेटर को क्या करता हो, कंटेन करता आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लाइन 1 विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन रहेगा। ये लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 को कैसी है, परपेंडिकुलर है। लाइन 2 और लाइन 3 पे मैंने क्या बना लिया, एक प्लेन बना लिया। तो आपका ये जो लाइन है ये कैसी रहेंगी, इसको, इस प्लेन को रहेंगी परपेंडिकुलर रहेगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन्स आर, क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 आएगा। ऑल्सो दिस प्लेन पासेस थ्रू ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0 0। क्यों, अब आप देखिए, ये जो प्लेन है ये इन जनरेटर को क्या करता है, कंटेन करता है। 5yz माइनस 8zx माइनस 3xz, इसका वर्टेक्स कहां पे आता है, ओरिजिन से। x/1 y/2 z/3, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। ये वाली भी लाइन कहां से पास हो रही है, 0 0 0 से। और अगर आपको ऐसा आता है ना, आपको अगर ऐसे में दिक्कत आ रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, consider a plane passing through point 0 0 0 that contain both the remaining perpendicular generators। ठीक है, तो आपको बाद में लिखने की जरूरत नहीं। क्यों ले रहा है, ऐसा समझ रहा है ना, क्योंकि आपका जो कोन है यही कहां पे, इसका वर्टेक्स है ओरिजिन पे है, तो इसके जो जनरेटर है वो भी कहां से पास होंगे, ओरिजिन से। तो हम जब भी इसको, इनके जनरेटर को कंटेन करने वाला एक प्लेन बनाएंगे, वो भी कहां से पास होगा, ओरिजिन से। तो आप चाहो तो पहले मेंशन कर दो, कंसीडर द प्लेन पासिंग थ्रू 0 0 0 दैट कंटेन बोथ द रिमेनिंग परपेंडिकुलर जनरेटर, या तो फिर आप चाहो तो यहां पे लिख दो ऑल्सो दिस प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट 0 0 0। दोनों का मतलब सेम होता है, आप पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है क्या क्या होता है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट the equation of plane passing through point x1 y1 z1 and having direction ratios normal to the plane as a b c is given by, क्या रहता फॉर्मूला, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0।
तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing both the remaining mutually perpendicular जनरेटर इज क्या आ जाएगा ए की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ये हो गया ए बी सी जो है 1 2 3 तो आएगा 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 0 प्लस बी इंटू यानी 2 इंटू वाई माइनस वाई वन की वैल्यू है 0 क्योंकि प्लेन पास हो रहा है 0 0 0 से, प्लस सी इंटू यानी 3 इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो क्या बनी इक्वेशन एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 आ गया। तो ये प्लेन है जो कंटेन करता है बचे हुए जनरेटर्स को, करता है। तब आप देखिए आपने क्या बोला, ये प्लेन कंटेन करता है हमारे बचे हुए जनरेटर्स को, करता है, और हमें यहां पे इक्वेशन ऑफ कोन भी दी हुई है। तो याद रखिएगा बचे हुए जो आपके दोनों जनरेटर है उनकी इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, जहां पे भी आपका ये कोन इंटरसेक्ट करेगा इस प्लेन के साथ, एक कोन जब इंटरसेक्ट होता है प्लेन के साथ तो क्या फॉर्म होता है, लाइन फॉर्म होता है। हम लोग पढ़ के आए इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन वाला टॉपिक करके पहले पढ़ाया मैंने, क्यों पढ़े हो पहले समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे जो बचे हुए जनरेटर है वो कैसे निकालोगे, आपने तो ये प्लेन निकाला है, अब ये प्लेन को जहां पे भी ये कोन इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या बनेंगी, लाइन बनेंगी, और वही लाइन क्या रहेंगे हमारे बचे हुए जनरेटर रहेगा। तो आप लिखेंगे therefore the required generators are the intersection of plane 3 with cone 2, यानी जहां पे भी आपका प्लेन जाके इंटरसेक्ट करेगा कोन के साथ वो क्या रहेगा हमारे लिए, हमारा जनरेटर रहेगा। तो हम एक इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 3 विथ कोन 2 बी x अपॉन l इक्वल टू y अपॉन m इक्वल टू z अपॉन n। इसे दो इक्वेशन नंबर 4 where L, M, N are direction ratios of line 4। फिर से क्योंकि हमारा कोन का वर्टेक्स कहां पे है 0 0 0 पे, क्योंकि हमारे कोन का वर्टेक्स है 0 0 0 पे, तो हमारा जो लाइन रहेगा जनरेटर वाला वो भी कहां से पास होगा 0 0 0 से। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। x1 y1 z1 कहां से पास हो रहा है 0 0 0 से, तो इनकी जगह 0 0 0 डाल दो। और ए बी सी ये क्या रहते हैं डायरेक्शन रेशियो, मैंने डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या ले लिया एल एम और एन ले लिया, तो मैंने लिखा वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 4 आ गया। अब बाकी तो आपको याद होगा, क्योंकि ये लाइन कब बन रही है, ये लाइन बन रही है जब इंटरसेक्शन हो रहा है प्लेन का कोन के साथ, मतलब ये जो जनरेटर वाली लाइन है ये प्लेन के ऊपर भी आएंगी और ये कोन के ऊपर भी आएंगी। तो आप लिखेंगे एज लाइन 4 लाइज ऑन प्लेन 3। अब मेरी ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है, तो जब भी मैं प्लेन को कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे लाइन को भी कैसा रहेगा परपेंडिकुलर। तो आप देंगे therefore the normal to plane 3 is perpendicular to line 4, is perpendicular to line 4. The
डायरेक्शन ratios of normal to plane 3 आर क्या रहता ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 में a b और c ये क्या रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये क्या हो गया 1 2 3 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ये भी आपको पता है दोनों की दोनों कैसे आप बोल रहे हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहे तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं क्या क्या लिखते हैं वी नो दैट if two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are perpendicular then क्या रहता कंडीशन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इसकी वैल्यू क्या आती 0। हियर a1 कितना है 1 b1 कितना है 2 c1 कितना है 3 a2 कितना है l b2 कितना है m c2 कितना है n। तो बताइए क्या मिलेगा आपको a1 इंटू a2 1 इंटू l प्लस b1 इंटू b2 2 इंटू m 2m प्लस c1 इंटू c2 3 इंटू n 3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएगी। तो इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5। इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं वहां पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए करता हूं। याद है ना पिछला वाला टॉपिक मिल गया ये। अब ये जो आपका रिक्वायर्ड जनरेटर है ये प्लेन पे ही है क्या सिर्फ और सिर्फ नहीं वो कोन के ऊपर भी है। तो आप लिखेंगे ऑल्सो लाइन 4 lies on cone 2 therefore the direction ratios of line 4 satisfy equation of cone 2। मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह l रख दो y के जगह m रख दो z के जगह n रख दो। कौन सी इक्वेशन में कोण 2 की इक्वेशन में। ये मेरा कोण 2 क्या था 5 yz था शायद तो आ जाएगा 5 y z तो आ जाएगा m n माइनस 8 zx माइनस 3 xy तो xy आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां से कोई भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या है l प्लस 2m प्लस 3n इक्वल टू 0। तो l की वैल्यू क्या मिल जाएंगी माइनस 2m माइनस 3n सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा 5mn माइनस 8n l की वैल्यू माइनस 2m माइनस 3n आएगा। सेम चीज माइनस 3l की वैल्यू माइनस 2m माइनस 3n इंटू m इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या मिलेगा आपको 5mn माइनस इंटू माइनस प्लस 8 2 जार 16 mn माइनस इंटू माइनस प्लस 3 8 जार 24 n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जार 6 m इंटू m स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जार 9 m इंटू n mn इक्वल्स टू 0। अब देखिए सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म देखिए यहाँ पे m स्क्वायर दिख रहा है n स्क्वायर दिख रहा है तो मैं m स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देता हूँ। पहला आएगा 6 m स्क्वायर। अब mn ढूंढिए कहाँ पे यहाँ पे आ गया 16 प्लस 5 आ जाएगा 21 प्लस 9 आ जाएगा 30 mn प्लस 24 n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सबके सब 6 के टेबल में आते हैं डिवाइड बाय 6 कर दीजिए तो आएगा m स्क्वायर प्लस 6 5 आर 30 प्लस 6 4 आर 24 इक्वल्स टू 0।
4 इंटू 1 4। 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे मिले 5, तो 4 1 जार 4 और 4 प्लस 1 क्या होता है 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं m प्लस 4n और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n इक्वल्स टू 0 आएगा ऐसा। अगर आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं पहले इसके फैक्टर बना लो m स्क्वायर 5mn को लिखो 4mn प्लस mn प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले इसमें m है उसका स्क्वायर है तो यहाँ से m को कॉमन निकालो तो बचेगा m प्लस 4n। यहाँ पे n है उसका स्क्वायर है तो यहाँ से प्लस n को निकालो बाहर था बचेगा m प्लस 4n इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो m प्लस 4n निकल गया बाहर तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा m प्लस n इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके दो फैक्टर्स बन गए। अब दोनों को सेपरेटली लिख लीजिए तो आपको मिलेगा देयरफॉर m प्लस 4n की वैल्यू 0 आ गई और दूसरा m प्लस n की वैल्यू 0 आ गई। तो ये था इक्वेशन नंबर 5। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7। इन्हें हम सॉल्व करेंगे और हम l m n की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले हम ले लेंगे 5 और 6 को फिर हम ले लेंगे 5 और 7 को। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 और यहाँ पे ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। मैं आपको एक दूसरी मेथड भी बताता हूँ सॉल्व करने की। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे आपको L वाली टर्म दिख रही है क्या नहीं इसमें L नहीं है मतलब क्या होगा 0L होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम काय की वैल्यू निकालेंगे L की। L की वैल्यू निकालते वक्त L को नहीं देखते L के बाद कौन आएगा M का कोएफिशिएंट 2 और 1 उसके बाद आएगा n का कोएफिशिएंट 3 और 4 इक्वल्स टू m अपॉन। अब बताइए m के कोएफिशिएंट को नहीं देखेंगे m को काट दीजिए m के बाद आएगा n का कोएफिशिएंट 3 4 n के बाद आएगा l का कोएफिशिएंट 1 0 इक्वल्स टू n अपॉन। अब हम किसके कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं n के तो हम n को नहीं देखेंगे पहले आएगा l का कोएफिशिएंट 1 0 फिर m का कोएफिशिएंट 2 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व कर लीजिए। पहले हम वैल्यू निकाल रहे हैं L की तो किसके कोएफिशिएंट को नहीं देखेंगे L को। तो पहले M आ गया 2 1 फिर N आ गया 3 1 इक्वल्स टू M अपॉन। अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं M की तो किसका कोएफिशिएंट नहीं देखेंगे M का तो आएगा N का कोएफिशिएंट 3 1 फिर L का कोएफिशिएंट 1 0 इक्वल्स टू n अपॉन। अब हम n का कोएफिशिएंट निकाल रहे तो n को नहीं देखेंगे तो पहले आएगा l का कोएफिशिएंट 1 0 फिर m का कोएफिशिएंट 2 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं आता तो बताइए क्या है वैल्यू l अपॉन 4 2 जार 8 8 माइनस 3 1 जार 3 8 में से 3 गया क्या बचा 5 इक्वल्स टू m अपॉन 0 1 जार 0 माइनस 4 1 जार 4 तो आ गया माइनस 4 इक्वल्स टू n अपॉन 1 1 जार 1 माइनस 2 0 जार 0 तो आया किसी को कोई दिक्कत नहीं। और यहां से क्या आएंगी वैल्यू l अपॉन 2 1 जार 2 माइनस 3 1 जार 3 2 में से 3 गया माइनस 1 इक्वल्स टू m अपॉन 0 1 0 इंटू 3 0 माइनस 1 1 जार 1 तो आ जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू n अपॉन 1 1 जार 1 माइनस 0 इंटू 2 0 तो आएगा माइनस आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गए डायरेक्शन रेशियो बचे हुए जनरेटर के। तो आप लिख देंगे therefore the direction ratios of other two mutually perpendicular generators are पहले वाले का है 5 माइनस 4 1 एंड दूसरे वाले का है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 1 1 1
तो क्या आ जाएंगे आपके बचे हुए म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स की इक्वेशन? वो पहले ही ओरिजिन से पास हो रहे थे, तो x माइनस x1 की वैल्यू 0 तो आ गया x, y माइनस y1 की वैल्यू 0 तो आ गया y, z माइनस z1 की वैल्यू 0 तो बचा z। डिवीजन में आता है डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू, तो लिख दीजिए देयरफॉर द अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स आर। पहला क्या आ जाएगा? x अपॉन 5 इक्वल टू वाई अपॉन -4 इक्वल टू जेड अपॉन 1, और इधर दूसरा x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन 1 इक्वल टू जेड अपॉन 1। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो देख रहे इजी है क्वेश्चन? पक्के में समझा? सच में समझा? चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हम लोगों से थोड़ी सी गलती होगी। 1 1 जार 1 माइनस 0 2 जार 0, तो 1 माइनस 0। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा? 1। तो एल की वैल्यू आएंगी -1, एम की -1, एन की 1। तो जब आप यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 1 1 -1। तो लास्ट इक्वेशन बनेंगे x अपॉन 1 y अपॉन 1 z अपॉन -1, जो है if x upon 1 equals to y upon 1 equals to z upon 2, b1 of a set of 3 mutually perpendicular generator of 3 mutually perpendicular generator of the cone 3yz minus 2zx minus 2xy equals to 0. Find the equation of other generators. चलिए फिर से आपको इक्वेशन ऑफ अदर जनरेटर्स निकालना है। अब आपको पता है ये एक जनरेटर हो गया, ये आपका कोन हो गया। बचे हुए जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर है उससे हम क्या बनाएंगे? एक प्लेन बनाएंगे। तो वो प्लेन जहां पे भी इस कोन को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या रहेंगे? आपके बचे हुए दो जनरेटर्स रहेंगे। आसान है, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन generator of cone is the given generator of cone is क्या है? x upon 1 equals to y upon 1 equals to z upon 2. इक्वेशन नंबर 1। the given cone is, cone की इक्वेशन क्या है? 3yz minus 2zx minus 2xy equals to 0 दिया हुआ है। फिर हम लोग क्या करते हैं? जो बचे हुए दो जनरेटर्स है उसको कैसे क्या बनाते हैं? एक प्लेन बनाते हैं। तो आप लिखेंगे द अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स will form a plane which passes through vertex, क्या रहती vertex? origin, and have direction ratios of normal to plane as 1 1 आएगा। क्यों? as line 1 is perpendicular to
अदर टू जनरेटर। तो जो बचे हुए दो जनरेटर है उसको हमारी लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर थे, पहले वाला, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। तो दूसरे और तीसरे को यूज करके मैंने क्या बनाया, प्लेन। तो इस प्लेन के लिए ये लाइन वन कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या आएंगे, 1 1 2। कहां से पास होंगे वाला प्लेन, वर्टेक्स से, क्योंकि हमारा ये जो कोन है ये कहां से पास हो रहा है, 0 0 0 पे इसकी आ रही है वर्टेक्स, आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है, क्या पता है, क्या रहती, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ plane passing through point x1 y1 z1 and having direction ratios of normal to the plane as ABC is given by, क्या रहता फॉर्मूला आपका, a इंटू x माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing, therefore the equation of plane containing remaining two या other two mutually perpendicular generators mutually perpendicular जनरेटर्स इस क्या रहेगा, ए की वैल्यू है 1, तो आएगा 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस बी की वैल्यू भी है 1, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू 1 प्लस सी यानी 2 इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पे भी आपका ये प्लेन इंटरसेक्ट करेगा इस कोन के साथ, तो वो क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ पे आपके बचे हुए दो जनरेटर्स को फॉर्म कर देगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द अदर टू mutually perpendicular generators will be formed when plane 3 intersects कोन 2। यानी प्लेन 3 और कोन 2 जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे हमारे बचे हुए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर बन जाएंगे, बन जाएंगे। अगर आपका जनरेटर तब बन रहा है जब वो प्लेन 3 और प्लेन कोन के इंटरसेक्शन पे, मतलब वो प्लेन 3 के ऊपर भी है और कोन 2 के ऊपर भी है। तो उसकी एक जनरल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ line formed by intersection of plane 3 and cone 2, plane 3 and cone 2 बी क्या रहता है, हम लोग इक्वेशन जनरल फॉर्म में x माइनस x1। अब यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे है, x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, z1 भी 0 है। तो हम ले लेंगे x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन ratios
ऑफ लाइन 4, क्योंकि x1 y1 z1 तीनों की वैल्यू क्या है 0। लाइन की इक्वेशन क्या रहती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, जहाँ पे a b c क्या रहते हैं डायरेक्शन रेशियो। ए बी सी की जगह मैंने डायरेक्शन रेशियो क्या लिया एल एम एन, तो ए की जगह आ गया एल, एम बी की जगह एम, सी की जगह एन, और x1 y1 z1 की जगह 0, तो 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी चेंज होता क्या नहीं होता। अब बताइए ये लाइन कब बनी, जब प्लेन 3 इंटरसेक्ट हुआ कोन 4 के साथ, मतलब ये लाइन प्लेन के भी ऊपर है और कोन के भी ऊपर है, तो आप लिखेंगे एज लाइन 4 लाइज ऑन प्लेन 3। तो जैसे ही मैं प्लेन 3 पे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगा वो लाइन के साथ भी कैसा रहेगा परपेंडिकुलर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर नॉर्मल टू प्लेन 3 इज perpendicular to, therefore normal to plane 3 is perpendicular to line 4। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन ratios of normal to plane 3, डायरेक्शन ratios of normal to plane 3 आर क्या रहेगा ax, a की वैल्यू होगी 1, बी वाई, बी की वैल्यू होगी 1, सी जेड, सी की वैल्यू हो गई 2। हमारे पास इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो है एल एम एन, और हमें पता है क्या पता है, वी नो दैट इफ टू लाइन्स having if two lines having direction ratios, if two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are perpendicular, then आपको क्या मिलेगा a1 into a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। हियर a1 कितना है 1, b1 1, c1 2, a2 l, b2 m, c2 n, तो देयरफॉर a1 इंटू a2 यानी 1 इंटू l l प्लस b1 इंटू b2 1 इंटू m m प्लस c1 इंटू c2 2 इंटू n 2n, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। इक्वेशन नंबर 5 आ गए यहां तक। बात क्या करेंगे, अब आपने पहले लिया था कि ये लाइन आ रही है प्लेन के ऊपर, अब किसके ऊपर आएंगी कोन के ऊपर, तो आप लिखेंगे एज लाइन, कौन सी इक्वेशन दिया हमने, एज लाइन 4 lies on cone 2, therefore the direction ratios of line 4 satisfy इक्वेशन ऑफ कोन। आएगा तो हमारे पास ये कोन 2 की इक्वेशन है, यहाँ पे जहां जहां पे x है उसके जगह l, जहां जहां पे y है उसके जगह m, जहां जहां पे z है उसके जगह n लिख दो, तो आएगा 3yz, तो आ जाएगा 3mn माइनस 2zx, तो z और x तो आ जाएगा nl माइनस 2xy, x और y चाहिए तो आ जाएगा lm इक्वल्स टू 0। आ गया ऐसा। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, एल की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे प्लस एम उधर गया, माइनस एम यहाँ पे प्लस 2n इधर गया, माइनस 2n सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आएगा 3mn माइनस 2n l, l की वैल्यू क्या है माइनस एम माइनस 2n माइनस 2l, l की वैल्यू क्या है माइनस एम माइनस 2n इंटू एम इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा आपको 3mn
माइनस इंटू माइनस प्लस 2n इंटू एम 2mn माइनस इंटू माइनस प्लस 2 जार 4 n इंटू एन एन स्क्वायर आएगा ऐसा। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 2m इंटू एम 2m स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 जार 4 m इंटू एन एम एन इक्वल टू 0। तो देखिए पहले एम स्क्वायर की इक्वेशन क्या है 2m स्क्वायर, फिर एम एन ढूंढिए 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 आ गया 9 एम एन और फिर स्क्वायर वाली टर्म तो आ गया 4n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 2 जार 8 8 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 9 मिले तो आ जाएगा 8 प्लस 1। मैं इसे लिख सकता हूँ 2m स्क्वायर प्लस 8mn प्लस mn प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 है, ये 2 के टेबल में आता है तो 2 बाहर निकल गया, m है m का स्क्वायर है m बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा m प्लस 4n। यहाँ पे n है उसका स्क्वायर है बाहर निकल गया, n को बाहर निकाल तो क्या बचेगा m प्लस 4n इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट से भी m प्लस 4n कॉमन निकल गया, दूसरे से भी, तो पहले वाले ब्रैकेट से बचा 2m प्लस दूसरे ब्रैकेट से बचा n इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशंस क्या मिली आपको, पहली मिली m प्लस 4n इक्वल टू 0 और दूसरी मिली 2m प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ पे l है क्या, नहीं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0l, इसे भी लिख सकता हूँ 0l। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 6, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 7। बस इन्हें सॉल्व कर लीजिए, आपको l m n की वैल्यू मिल जाएगी। ये आ गया फ्रॉम 5 एंड 6, ये आ गया फ्रॉम 5 एंड 7। कीजिए दोनों को सॉल्व। पहले हम लेंगे l, l को निकाल रहे तो l की वैल्यू नहीं देखेंगे, m का कोएफिशिएंट 1 1, फिर n का कोएफिशिएंट 2 4 2 4 1 1 2 4 इक्वल्स टू m अपॉन। अब हम m को सॉल्व कर रहे हैं तो किसको नहीं देखेंगे, m को नहीं देखेंगे, m के बाद n तो आ गया 2 4, फिर l 0 1 सॉरी 1 0 इक्वल्स टू n अपॉन। अब किसे सॉल्व कर रहे हैं, n को, तो n को नहीं देखेंगे तो आएगा l 1 0 m 1 1। सेम चीज यहाँ पे भी l अपॉन, l को नहीं देखेंगे तो आएगा 1 2 2 1 इक्वल्स टू m अपॉन। अब m को सॉल्व कर रहे तो m को नहीं देखेंगे, पहले n 2 1 फिर l 1 0 इक्वल्स टू n अपॉन। लास्ट n को सॉल्व कर रहे हैं तो n को नहीं देखेंगे तो पहले आएगा l 1 0 फिर m 1। तो बताइए क्या मिलेगा, l अपॉन 4 1 जार 4 माइनस 2 1 जार 2। ऐसा सॉल्व ही कर लेना, नहीं तो पिछले क्वेश्चन जैसा हमारे साथ ना हो। 0 1 जार 0 माइनस 4 1 जार 4, n की वैल्यू 1 1 जार 1 माइनस 0 1 जार 0, l अपॉन 1 1 जार 1 माइनस 2 2 जार 4 इक्वल टू m अपॉन 0 1 जार 0 माइनस 1 1 जार 1 इक्वल टू n अपॉन 2 1 जार 2 माइनस 0 1 जार 0। यानी क्या आया, l अपॉन 2 इक्वल टू m अपॉन माइनस 4 इक्वल टू n अपॉन 1। यहाँ पे l अपॉन माइनस 3 इक्वल टू m अपॉन माइनस 1 इक्वल टू n अपॉन आ गया। तो आपको मिल गया बचे हुए दोनों जनरेटर्स के डायरेक्शन रेशियो। स्थापिंग देयरफॉर the direction ratios of other two direction ratios of other two mutually perpendicular generators are, पहले वाले का है 2 -4 1 और इधर है -3 -1 2। तो लिख दीजिए उनकी इक्वेशन भी, तो आप लिखेंगे देयरफॉर the equation of other two mutually perpendicular
जनरेटर्स आर। पहली है x/2 इक्वल टू y/-4 इक्वल टू z/1 एंड दूसरी है x/-3 इक्वल टू y/-1 इक्वल टू z/2। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।